तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की कहानी कायदे से लाइव होनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ा है, कुछ मजबूरी है इस वजह से। लेकिन कहानी जो है ये बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, आप में से ही, हमारे क्राइम तक की जो फैमिली है। इससे पहले एक यूपी के बाहुबली, और बल्कि जो यूपी का अब तक का कहते हैं सबसे खूंखार गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ला, उसकी कहानी आप लोगों ने सुनी, उसको काफ़ी सराही। जिस डॉन की आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के दो पहलू हैं। और पूर्वांचल, जिसको हम लोग ईस्टर्न यूपी कहते हैं, पूरा जो बेल्ट है वहाँ का, पूर्वांचल में अगर कोई गैंग वार हुआ है तो सिर्फ दो लोगों के बीच, और वो आज भी जारी है। एक मुख्तार अंसारी, दूसरा ब्रजेश सिंह। इनकी दुश्मनी दशकों सालों से चली आ रही है, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगा कि ब्रजेश सिंह मारा गया, मर चुका है, लेकिन फिर वो अचानक जिंदा निकल आता है, पकड़ा जाता है जेल के अंदर, फिर मारने की साजिश, जेल के अंदर सुपारी, सब कुछ है इस कहानी में। लेकिन इसका जो दो पहलू मैंने आपको बताया, पहले मैं उससे शुरुआत उसी से करना चाहूँगा कि आज़ादी की जब लड़ाई, जब अंग्रेज़ यहाँ थे हमारे हिंदुस्तान में, तब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी गांधी जी की अगुवाई में। और उस ज़माने में एक गांधी जी के बेहद करीबी जो शख्स थे, मुख्तार अहमद अंसारी, पीएचडी डॉक्टर, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई में आगे और 1926 से 27 एक साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ऑल इंडिया, जैसे अभी राहुल गांधी प्रेसिडेंट हैं। तो 1926-27 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कोई और नहीं, इसी डॉन मुख्तार अंसारी के अपने दादा थे। ये तो एक दूसरा, ये जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और आज़ादी की लड़ाई के बाद हम आज़ाद हुए, और एक बहुत मशहूर नौशेरा की लड़ाई हुई। उस नौशेरा की लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान, एक बहुत मशहूर नाम हमारे देश में आर्मी में, ये ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मान। इनको नौशेरा की लड़ाई के लिए बाकायदा महावीर चक्र से नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया। और ये ब्रिगेडियर उस्मान जो महावीर चक्र विजेता हैं, ये इसी डॉन मुख्तार अंसारी के नाना थे। अब आप सोचिए, दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, गांधी जी के करीबी, नाना बॉर्डर पर लड़ने वाला एक जवान ब्रिगेडियर और परम महावीर चक्र विजेता, उनका नाती मुख्तार अंसारी, उनका पोता मुख्तार अंसारी। अब पिता पर आइए, सुभानुल्लाह अंसारी। एक इनकी पूरी जो इमेज थी मऊ और उस पूरे बेल्ट में, वहाँ पर वो इतनी साफ़ सुथरी, और ये कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे कि जब ये एक बार वहाँ पे पालिका चुनाव में उतरे, तो सिर्फ इनकी छवि, इनकी इमेज को देख के बाकी सब उम्मीदवार अपने आप हट गए थे। उस वक्त न किसी दबाव, गुंडागर्दी या और किसी वजह से नहीं, सिर्फ इज्जत की वजह से। तो ऐसी शख्सियत सुभानुल्लाह अंसारी, ये डॉन मुख्तार अंसारी के फादर थे। अब चौथा, पहले मैं आपको फैमिली हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि कहानी फिर शुरू करूं। अब्बास अंसारी, ये मुख्तार अंसारी के वंश खानदान की ये बिल्कुल जो एक नई पीढ़ी है, और ये एक खिलाड़ी है अब्बास अंसारी। और इसने शॉटगन शूटिंग में न सिर्फ ये नेशनल चैंपियन, बल्कि कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप को भी जीता। नाम है अब्बास अंसारी। ये उस डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा है। तो यह है ख़ानदान की विरासत। दादा कांग्रेस के अध्यक्ष, नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान, पिता कम्युनिस्ट के बहुत इज्जतदार लीडर
बेटा शॉटगन में नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल में भी कई इवेंट जीते। चाचा हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति, अभी हाल में ही हटे हैं, हामिद अंसारी। ये चाचा हैं मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी के। अब इनके कज़न की बात करूं, सारे अच्छे अच्छे पोजीशन पे, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, जावेद अंसारी, जिनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो ये पूरी हिस्ट्री है। अब सवाल ये है कि ऐसा ख़ानदान जिसकी ऐसी विरासत, जिसकी इसकी शानदार जिस फैमिली के लोग हों, उस फैमिली का एक शख्स डॉन कैसे बन गया, और फिर डॉन से वो नेता बनता है। तो ये 80 के दशक की कहानी है। कहते हैं कि जब मुख्तार अंसारी मऊ और उस पूरे बेल्ट में, हाइट जो है करीब 7 फीट से ज़्यादा है। मैंने खुद मतलब चूँकि कई इलेक्शन कवर किया, कई बार मिलने का मौका मिला है, तो अगर 20-30 हज़ार 25 हज़ार की भी भीड़ हो, उस भीड़ में से आप दूर भी खड़े हों तो आप पहचान जाएंगे कि ये मुख्तार अंसारी है, क्योंकि उन सबसे कहीं ज़्यादा हाइट, कहीं ज़्यादा जो पर्सनैलिटी है। लेकिन सारी इन चीज़ों के बावजूद वो एक डॉन बनता है। 80 के दशक में उसकी जो शुरुआती सोहबत थी, कहते उस वक्त ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और बहुत अच्छी बॉलिंग, चूँकि हाइट अच्छी थी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर सही रास्ते पर चलता और सही ट्रेनिंग मिलती तो शायद मुख्तार अंसारी इंडिया का तेज़ बॉलर बन सकता था। लेकिन वो गलत रास्ते पे चला, और गलत रास्ते पे चलने की वजह से डॉन और जेल में बंद। पांच बार मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी चुनाव जीता, अभी भी विधायक। 96 से शुरू हुआ ये सफ़र, आज भी है। एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, तब लेकिन हार हुई। लास्ट अभी चुनाव में ये ऐलान किया था कि बनारस से नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन फिर ऐन वक्त पे खैर वो हट गया। लेकिन 5 बार से लगातार मऊ का विधायक, और 15 साल से जेल में। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ 5 बार से विधायक है, अभी भी करंट सिटिंग विधायक, और लेकिन 15 साल से जेल में। 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रैंसम, दबंगई, वसूली, तस्करी, मतलब जितने भी अपराध हैं, हिंसा भड़काना, ये सारे इल्ज़ाम हैं। जब एक बार हिंसा और दंगा भड़काने के इल्ज़ाम में ही आखिरी बार जब गिरफ्तारी हुई थी मुख्तार अंसारी की, करीब 2004-05 में, उसके बाद से ही वो जेल में, और उसके बाद कभी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला। मुख्तार अंसारी की जो आखिरी खबर आई थी वो ये थी कि इसी 2018 में 9 जनवरी को बांदा जेल में वो बंद। तो बांदा जेल में जब वो बंद, तो वहाँ पे हार्ट अटैक पड़ा, और फिर खैर लखनऊ ले जाया गया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसमें ये कहा गया था कि ये एक साजिश थी जेल में मारने की, और बाकायदा मुख्तार के भाई ने, इन लोगों ने शिकायत भी की थी सीएम से भी। और जो इल्ज़ाम था वो ये था कि ब्रिजेश सिंह जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है मुख्तार के ऊपर, उसको जान से मारने की, और जेल के अंदर प्लानिंग। बल्कि एक ये भी था कि एक लंबू नाम का क्रिमिनल था जिसको 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी मुख्तार अंसारी को जेल में मारने के लिए। और यही वजह है कि मुख्तार की इस जान के ख़तरे को देखते हुए जब मऊ में दंगे के इल्ज़ाम में बाद में सरेंडर खुद ही किया था गाज़ीपुर में, और उसके बाद से वो जेल में आज तक। तो पहले गाज़ीपुर जेल में रखा गया, फिर वहाँ से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल भेजा गया, फिर आगरा से बांदा जेल भेजा गया, और वहीं बांदा में ही लास्ट हार्ट अटैक की बात आई थी, लेकिन अब तबीयत ठीक है। मुख्तार अंसारी का जो दबंगई शुरू हुई, पूर्वांचल 80 के दशक तक बड़ा पिछड़ा इलाका था। तब भारत सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया, और उससे अचानक फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए। तो वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुए उसमें वहाँ के जो दबंग लोग थे, वो चाहे रेलवे का ठेका हो, स्क्रैप का ठेका हो, शराब का ठेका हो,
उसको हासिल करने के लिए गैंग वॉर शुरू हुआ। ठेकेदारी में, खनन में, स्क्रैप में, रेलवे के ठेकेदारी में, इसको लेकर अचानक एक गैंग वॉर शुरू होता है और ये गैंग वॉर जो है वो आज तक चला आ रहा है। गैंग वॉर की जो शुरुआत होती है, मुख्तार अंसारी एक अपना छोटा मोटा उस वक्त चीज़ें कर रहे थे, सब कुछ करते करते इधर जो गैंग वॉर शुरू हुआ मुख्तार का, वो होता है जब ब्रजेश सिंह की एंट्री होती है। पूर्वांचल में ब्रजेश और मुख्तार, इन दोनों के बीच में जो एक लड़ाई चली आ रही गैंग वॉर, वो करीब 15-20 साल तो हो गए। अब मुख्तार अंसारी अपनी दबंगई और पैसे के लिए क्राइम के रास्ते पे चला, पर ब्रजेश सिंह की कहानी थोड़ी अलग थी। ब्रजेश सिंह पढ़ने लिखने में होशियार और बाकायदा बनारस के यूपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की और इंटरमीडिएट भी जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, और वो एक आम स्टूडेंट की तरह था और पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका अच्छा खासा ध्यान था। इसके फादर जो थे ब्रजेश सिंह के, वो सिंचाई विभाग में काम करते थे। ब्रजेश सिंह की ज़िंदगी तब पलटी जब 80 के दशक में ब्रजेश सिंह के जो फादर थे रविंदर सिंह, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्या में, इस मर्डर में नाम सामने आया था, उस वक्त वहाँ के ग्राम प्रधान थे रघुनाथ यादव और एक गैंगस्टर था पांचू। तो पांचू गिरोह का नाम इसमें सामने आया। फादर की मौत के बाद पहली बार ब्रजेश को गुस्सा आया और उसने कहा कि वो अपने बाप की मौत का बदला लेगा, और उसने, कहते हैं कि अपने बाप के चिता पे ये कसम खाई थी ब्रजेश सिंह ने। इसके बाद वो लगा रहा कंटिन्यू जिन लोगों ने उसके फादर को मारा था। और जो पांचू गिरोह था वो, और ब्रजेश सिंह का घर आसपास में ही था बनारस में। एक दिन मौका मिलते ही ये पांचू के घर पहुंचता है जो गैंगस्टर था, और उसके फादर के पास जाता है। बाकायदा कहते हैं कि फादर को पैर छूता है, उनको शॉल भेंट करता है, और फिर ये कहकर सीधे पिस्टल निकाल के गोली मार देता है कि मुझे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है। तो जिस गैंगस्टर ने मारा था ब्रजेश सिंह के बाप को, उसके बाप को ये मार देता और फिर इसका बदला लेता है। कहते हैं ये पहला क्राइम था ब्रजेश सिंह का, लेकिन तब तक ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता है। इसके कुछ दिनों के बाद अचानक ब्रजेश को एक दिन पता चलता है कि जो धौराहा एक वहाँ पे इलाका है, जिस गांव का ये रहने वाला था ब्रजेश सिंह, तो धौरहरा के ग्राम प्रधान जो रघुनाथ, जो ब्रजेश के फादर के मर्डर में भी शामिल था, पता चलता है कि कचहरी आया हुआ। ब्रजेश सिंह वहाँ पहुँचता है और कचहरी के अंदर AK-47 से रघुनाथ सिंह पर गोली चलाता है और फिर रघुनाथ सिंह को भी मार देता है। पूर्वांचल में AK-47 से कचहरी के अंदर किसी का कत्ल, ये पहला वाकया था यूपी के इतिहास में, और यहीं से ब्रजेश सिंह का दबदबा बढ़ जाता है अचानक। और फिर पुलिस भी उसके पीछे पड़ती है, ढूंढती है, क्योंकि AK-47 कोर्ट के अंदर मर्डर। तो और ब्रजेश इधर लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, लोगों को बढ़ा रहा है, और इस बीच में उसके गिरोह में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन अभी तक उसका मुख्तार अंसारी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी ब्रजेश सिंह अपनी टीम में, अपने गिरोह में एक त्रिभुवन सिंह नाम के क्रिमिनल को भर्ती कर लेता है, और ये त्रिभुवन सिंह वो था जो मुख्तार अंसारी का कट्टर दुश्मन था, और मुख्तार अंसारी की उससे दुश्मनी थी इन्हीं ठेकों को लेकर। तो जैसे ही मुख्तार अंसारी को पता चलता है कि ब्रजेश सिंह ने अपने गिरोह में त्रिभुवन सिंह को रखा है साथ, यहाँ से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी की बुनियाद पड़ जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और यहीं से इसके बाद ये दोनों, चूँकि गैंग बड़ा तो पैसे चाहिए, तो जो भी पूर्वांचल में ठेके हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे स्क्रैप के हों, चाहे शराब के हों, चाहे वसूली हो, चाहे किडनैपिंग हो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लग गए। और इस दौरान में इनके बीच में कई बार गैंग वॉर हुआ, जिसमें दोनों तरफ से लोग मारे जाने लगे। 2001 में गाजीपुर के पास ही एक उसरी चट्टी इलाका है,
वहाँ पे मुख्तार अंसारी अपने काफ़िले के साथ जा रहा था 2 गाड़ियों में। तभी ब्रिजेश सिंह के लोग गाड़ी में वहाँ पर आते हैं और मुख्तार अंसारी के काफ़िले पर हमला कर देते हैं। मुख्तार अंसारी गोली चलाते हुए उस गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को पहले से किसी ने मुखबिरी कर दी थी कि उस पर ऐसा अटैक होगा, तो वो उस गाड़ी में नहीं बैठता जिस गाड़ी में जनरली मुख्तार अंसारी बैठकर जाया करता था, और इसीलिए मुख्तार अंसारी बच गया। लेकिन मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए, और इस गोलीबारी में कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह को भी गोली लगी। और उसके बाद ये चर्चा में आई, ये खबर आई कि ब्रिजेश सिंह मारा गया। 2001 की बात है ये, और ये थी कि ब्रिजेश सिंह को गोली लगी थी और ब्रिजेश सिंह वाकई ज़ख्मी हुआ था। तो उसके बाद खबर आई कि ब्रिजेश सिंह मर चुका है। इस खबर के फैलते ही ये पूरे पूर्वांचल में सिर्फ एक डॉन बचता है जिसका नाम पूरा डंका बजने लगा, और वो था मुख्तार अंसारी। तब तक मुख्तार अंसारी राजनीति में भी कदम रख चुका था, विधायक भी बन गया। इधर ब्रिजेश सिंह की मौत की खबर उड़ गई, फैल गई। बाद में फिर मुख्तार अंसारी त्रिभुवन और जो उसके बाकी दुश्मन थे उनको एक एक करके सफाया करता है। लेकिन फिर 2008 में पता चलता है कि ब्रिजेश सिंह उड़ीसा में देखा जाता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। तो पता चलता है कि नहीं, 2001 में ब्रिजेश सिंह मरा नहीं था, बल्कि वो इंजर्ड होकर चला गया था और फिर छुप गया था, और उसके बाद वो पकड़ कर खैर लाया जाता है। इस बीच में एक बार क्या होता है कि जब ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में गैंग वॉर चल रहा था, आपसी लड़ाई चल रही थी, दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे, और मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल दबदबा भी बढ़ रहा था, वो विधायक भी। तो ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी का दबदबा कम करने के लिए बीजेपी के एक नेता थे यूपी में, कृष्णानंद राय, उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको पॉलिटिकल, उसकी पब्लिसिटी। और मोहम्मदाबाद से, जहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई लगातार 5 बार चुनाव जीते, वहाँ से कृष्णानंद राय को चुनाव में खड़ा किया जाता है, और उसका पूरा जो चुनावी सारा कुछ देख रहा था वो ब्रिजेश सिंह देख रहा था। और उस चुनाव में कृष्णानंद राय जो है वो जीत जाता, मुख्तार अंसारी के जो भाई है वो हार जाता। कहते हैं कि इस हार के बाद मुख्तार अंसारी को बहुत गुस्सा आया, और तब हालांकि मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन जेल में रहते हुए भी इल्ज़ाम ये है कि मुख्तार अंसारी के शूटर गए, जिसमें मुन्ना बजरंगी का भी नाम आता है, और एक जगह पे कृष्णानंद राय और उसके साथ 6 लोगों को घेरते हैं, टोटल 7 लोग थे, और इसके बाद AK-47 से कृष्णानंद राय के ऊपर हमला किया जाता है, जो कि विधायक उस वक्त थे, और इन 7 के 7 लोगों को मार दिया जाता है। इन 7 की जिस्म से कहते हैं कि उस वक्त करीब 70 के आसपास बुलेट्स निकले थे AK-47 से जो फायर किए गए थे। बाद में से 1-2 विटनेस होते हैं जो विटनेस बताते हैं कि शूटर को पहचानते हैं, और वो कहते हैं कि ये मुख्तार अंसारी के लोग थे। लेकिन जो विटनेस था बाद में उसकी भी मौत हो जाती है रहस्यमय तरीके से, और वो मामला फिर चलता रहता है। लेकिन मुख्तार अंसारी उधर जेल में। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में जो मुख्तार अंसारी के बारे में आपके दबदबा और बाकी चीज़ों की कहानी है, मुझे उस वक्त इस बात को हो गए करीब 10-12 साल हो गए होंगे, बल्कि 12 से ज़्यादा 12-13 साल हो गए होंगे। एक जुर्म शो जब मैं वीकली शो करता था, तो उस जुर्म शो के लिए एक स्टोरी करने के लिए लखनऊ गया, और लखनऊ में मैं और मेरी टीम जो है, वो राजीव श्रीवास्तव एक कैमरामैन थे मेरे साथ, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी 2-3 साल पहले डेथ हो गई। तो हम लोग शूट पे लखनऊ गए हुए थे, और पुलिस उस वक्त जो DGP थे या ADG लॉ एंड ऑर्डर, उनमें से किसी एक की बाइट लेनी थी, उनका इंटरव्यू करना था अपने शो के लिए। तो हम पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर गए, हमने इंटरव्यू किया, और अब पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो अचानक देखते हैं कि 2-3 गाड़ियों का काफिला आता है, उसमें से पुलिस वाले उतरते हैं, और फिर एक लंबा चौड़ा शख्स उतरता है, और दूर से ही देख के मैं पहचान गया कि ये मुख्तार अंसारी। मतलब मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, इसलिए कि उस वक्त मुख्तार अंसारी लखनऊ के सेंट्रल जेल में बंद थे, और उनको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो जेल में नहीं है,
पुलिस हेडक्वार्टर में तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मुझे लगा कि शायद ये हुआ है कि बेल मिल गई, ज़मानत हो गई। अच्छा, विधायक वो तब भी था, तो मुझे लगा कि एक विधायक की हैसियत से यहाँ आया होगा। फिर मैंने फ़ौरन चेक कराया कि क्या मुख्तार अंसारी को ज़मानत मिल गई है, और वो तो पूछा क्यों, तो मैंने कहा मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में देखा है। अभी सब ये सोच रहे थे, बात कर रहे थे, तब मुख्तार अंसारी, चूँकि उससे पहले इलेक्शन कवर किया और मैं मऊ और गाज़ीपुर और इस तमाम जगह जा चुका हूँ, और वो टीवी पे कई शो भी देखे, चूँकि क्राइम का है, वो क्रिमिनल, तो शक्ल से भी पहचाना, तो मुस्कुरा कर हाय हेलो करके वो अंदर। अब मैं इधर टटोलने में लगा कि ये है क्या, और उस वक्त शाम के करीब 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। तो मुझे पता चला कि नहीं, मुख्तार अंसारी तो जेल में है और कोई बेल नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि फिर ये पुलिस हेडक्वार्टर में कैसे, एक तो एक मुजरिम अगर जेल से भागता भी है तो कहीं और भागेगा, वो पुलिस वहाँ पे क्यों भागेगा जहाँ सारी पुलिस फोर्स बैठी हुई, पुलिस के सारे आला अफसर बैठे हुए हैं। तो जब कंफर्म हो गया कि नहीं मुख्तार अंसारी जेल में है, पहले कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी कि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए भी लखनऊ में हज़रतगंज में शॉपिंग करने निकल जाता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल जाता है, मतलब जब मन करता है तब निकल जाता है जेल से। तो मुझे लगा कि ये वही है। तो फिर ये भी कहानी थी कि वो अपने इलाके के कई काम कराने के लिए पुलिस और बाकी लोगों से मिलने के लिए कहीं कभी भी जा सकता है, चाहे वो जेल में हो, वो सिर्फ नाम का है। तो खैर कंफर्म हो गया, तो मैं और मेरे कैमरामैन दोनों वेट करने लगे बाहर निकलने का। तो जब मुख्तार अंसारी बाहर निकलने लगा तो कैमरामैन को मैंने कहा शूट कर लो, तो वो शूट करना शुरू किया। मुख्तार अंसारी की नज़र पड़ी अचानक, वो धीरे धीरे करीब देखकर मुस्कुराया। उसके बाद एकदम करीब आकर बोलता कि भैया ले लिया, तो राजीव भी थोड़ा सकपका जाता है, तो कहता है अच्छे से ले लो और अच्छे से फ़ोटो ले लो। उसके बाद वो बाकायदा 1-2 मिनट खड़ा होकर और भी वो सब कुछ मतलब पूरा शूट कराया। उसके बाद बोला अब हो गया खुश, मैंने भी थैंक यू बोला। उसके बाद एकदम वो पास आने के बाद कंधे पे एक हाथ रखा और बड़े प्यार से, भैया खींच तो लिया है, बस इसको चलाना मत, और इतना बोल के बस इसके आगे और पीछे कोई लाइन नहीं। उसके बाद वो आगे गाड़ी में, तब तक एक जो साथ में 1-2 लोग थे उसमें से एक आया, तो अचानक बोला एक उसमें से कि जो भैया ने बोला है उसको सीरियसली लीजिएगा आप। मैंने कहा कि पता नहीं क्या, अच्छा ये समझ ही भी नहीं आया, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। खैर अच्छा, मैं उस स्टोरी के लिए गया नहीं था, मैं करना ही कुछ और गया था, लेकिन अब ये लगा कि ये तो उससे अच्छी स्टोरी हो गई कि जिसे जेल में होना चाहिए वो पुलिस हेडक्वार्टर में घूम रहा है, जहाँ के डीजीपी और सारे लोग बैठे हुए हैं, और वो कैसे मिल रहे हैं। ये शूट ख़त्म करने के बाद अब हमें ऑफिस पहुंचना था, अपने लखनऊ ब्यूरो के गोमती नगर में ऑफिस। तब मेरे वहाँ पे जो लखनऊ ब्यूरो देखा करते थे वो बालकृष्ण, अब तो वो दिल्ली में ही है, बालकृष्ण हुआ करते थे वहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग ऑफिस में एंट्री मारते हैं, उससे पहले ऑफिस में फ़ोन आ चुका था बालकृष्ण के पास, चूँकि बालकृष्ण यूपी को के ब्यूरो हेड, तो सारे वहाँ पे जानते हैं। तो बाकायदा मुख्तार अंसारी की तरफ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी दिल्ली की टीम है, मेरा नाम लिया और बोला कि ऐसे ऐसे शूट कर लिया है मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में से निकलते और जाते हुए, बस ध्यान रखना कि ये चले नहीं और बाकी आपकी जिम्मेदारी। अब जब मैं पहुंचा तो बाला भाई ने कहा कि ऐसे ऐसे हो गया, तो आप क्या इसको चलाएंगे? तो मैंने कहा कि ये तो स्टोरी तो है। तो उन्होंने कहा आप तो दिल्ली चले जाओगे, मेरा क्या होगा, मेरा भी सोच लीजिए कुछ। तो मैंने कहा खैर मैं भी तो कुछ और स्टोरी करने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली आया तब मेरे बॉस थे वो नकवी साहब, फिर उनको बताया ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी बाला का फ़ोन आ चुका है और आप तो दिल्ली आ गए हैं, बाला को लखनऊ में रहना है, तो देख लीजिए आप। तो खैर उस वीक ये स्टोरी वैसे करनी नहीं थी, लेकिन फिर करीब 8-10 दिन के बाद ये स्टोरी हम लोगों ने की और वो दिखाई भी, और उसके बाद फिर फ़ोन आया और उसमें यही था कि आप माने नहीं, आपने ठीक नहीं किया। लेकिन खैर इस बात को इतने साल हो गए, मुझे लगता है कि हम लोग के साथ थोड़ी वैसा कुछ नहीं हुआ और वो बात आई गई हो गई। तो ये बताने के लिए कि कैसे यूपी में डॉन का दबदबा होता है जेल के अंदर, ये तो एक कहानी थी। मुख्तार अंसारी अलग अलग जब जेलों में जहाँ जहाँ भी गया,
दिल्ली में भी रहा तिहाड़ जेल में। तो एक ख़ास बात और है कि उसके साथ बड़ा मशहूर है कि जब मुख्तार अंसारी जेल जाता तो एक ख़ास कुक है खानसामा, जो मुख्तार के जेल पहुंचते ही वो भी पहुंच जाता है। अच्छा, जेल में कई जगह पे आप अल्फ़ाबेट नाम के हिसाब से आपको सेल मिलता है, जैसे तिहाड़ में जेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एक पूरा महिलाओं के लिए। तो 1, 2, 3 नंबर जो होता है अलग अलग जगहों पे वो इस तरह से होता है कि जैसे A to F तक के नाम के जो लोग हैं वो एक सेल में जाएंगे। इसके अलावा I से लेकर LM वाले अलग तक जाएंगे। तो अब मुख्तार अंसारी का नाम M से शुरू होता है, तो जो मुख्तार के कुक हैं उसका भी नाम M से शुरू होता है। और जब भी मुख्तार जेल पहुँचे वो कुक भी वहाँ, चाहे किसी भी क्राइम में, लेकिन उसको पहुँचना है। वजह यह है कि उसको अभिधर का नहीं मालूम, क्योंकि अभिधर कुछ सालों से, लेकिन ये पहले का एकदम मतलब जितने टॉप ऑफिशियल हैं जेल के उन सब से बात हुई, तो वो फिर वहाँ जाकर खाना बनाता। अब जेल में जाहिर सी बात है कि कई जगह पे थोड़ी बहुत सख्ती भी होती है, तो अब वो रसोई और चूल्हा ये सब नहीं मिलता है। तो जेल की कैंटीन में आमतौर पे कैदियों के लिए प्लास्टिक के बाल्टी और ये सारी चीज़ें भी बिकती है, जो अंडर ट्रायल होते हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो कहते हैं कई बार जेल के अंदर जब चूल्हा और ये सब कुछ नहीं मिला लकड़ी, तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ खरीद कर उसको जलाकर उस पर खाना बनाया। कई जेलों में, यूपी में भी और दिल्ली में भी। बस पैसे होने चाहिए, बाकी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और जेल के अंदर आपको जो बेहतर खाना खाना है वो भी मिल जाएगा, और आपको जो चाहिए, लेकिन वही है कि उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो खैर, फ़िलहाल ये है कि मुख्तार अंसारी को लगभग 15 साल हो गए, अभी भी विधायक, लेकिन बांदा, इस वक्त भी बांदा जेल में, और कई मामले जो हैं वो आज भी चल रहे हैं। फैसला आना बाकी है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो कोई सबूत या कोई गवाह नहीं मिला, क्योंकि एक और भी मुख्तार अंसारी पे इल्ज़ाम है कि जो गवाह और सबूत होते हैं उनको बहुत आसानी से निपटा दिया जाता है। लेकिन एक दूसरा ये भी है कि जो पूरा मऊ का इलाका है, वहाँ पे मुख्तार अंसारी ने अपनी छवि ये बना रखी है कि वो एक तरफ से गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता है और दूसरी तरफ से उन लोगों के नज़रों में रॉबिन हुड बनकर पैसे खर्च करता है। तो एक छवि उसकी ये भी है। लेकिन 40 से ज़्यादा मामला है, मर्डर से लेके किडनैपिंग से लेके सारी चीज़ें, तो कानून की नज़र में एक गुनहगार। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये कि पूर्वांचल का जब भी नाम लिया जाएगा तो 2 डॉन जिनका नाम सबसे ऊपर है, वो एक मुख्तार अंसारी और एक ब्रिजेश सिंह, और इत्तेफाक से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे। जो आखिरी एक खबर थी वो यही थी कि ब्रिजेश सिंह के आने के बाद ब्रिजेश सिंह के ऊपर हमला करने और उसे मारने की मुख्तार अंसारी ने बहुत सारी कोशिश की। इसी तरह से ब्रिजेश सिंह ने उस अटैक का बदला लेने की बहुत सारी कोशिश की, और दोनों जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये भी था कि बाकायदा मुख्तार अंसारी ने लेटर लिख के ये भी कहा था कि उसे जेल में जान को ख़तरा है, साजिश के तहत मारा जा सकता है। तो बार बार जेल भी बदला गया। लेकिन इस वक्त ब्रिजेश सिंह भी जेल के अंदर और मुख्तार अंसारी भी जेल के अंदर, और दोनों ही एक दूसरे की खून के प्यासे और मौके की ताक में। तो और फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि अभी नज़र आ रहे हैं कि दोनों जेल से ज़मानत पे किसी तरह से बाहर आ सके। तो क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूर्वांचल का इतिहास जब पूर्वांचल की बात आएगी तो मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह की कहानी और इनकी दुश्मनी की कहानी किसी एकदम फिल्म की तरह वो हमेशा सुनाई जाएगी। तो ये थी पूरी मुख्तार अंसारी की कहानी। इसके बारे में अगर आप लोगों के पास भी और कोई एक्स्ट्रा जानकारी या कुछ चीज़ें हों तो ज़रूर बताइएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी, और आज कुछ ख़ास वजहों से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पाया और रिकॉर्ड करना पड़ रहा मुझे। तो कल लाइव कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, और इसी तरह क्राइम तक को अपना प्यार